नमस्कार, जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली-भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी हो सकती है, अच्छी हो सकती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोग के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा रचित है? द ग्रेट रिवॉल्ट, इसका आंसर अशोक मेहता हो जाएगा। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम दिया जाता है, तो यहाँ पर सब पहले स्थान पे जो जवाब आया है कविता कुमारी जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पे कुमार मुकेश जी का जवाब आया है, तीसरे स्थान पर अभिषेक कुमार गुप्ता जी का जवाब आया है, चौथे स्थान पर शिवजी पासवान जी का जवाब आया है और चौथे स्थान पर गुड्डू जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से देने का प्रयास कमेंट माध्यम से अवश्य करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? या बांग्लादेश के होंगे? तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? बांग्लादेश के होंगे। बताइएगा, जातीय संसद जो है वह कहाँ की संसद का नाम है? बांग्लादेश की। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल हो जाएगी। जातीय संसद कहाँ की संसद का नाम है? बांग्लादेश की संसद का नाम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए कितनी सीटें आवंटित है? 300 सीटें आवंटित है। कितनी सीटें आवंटित है? 300 सीटें आवंटित है। बताइएगा, हाल ही में द्रव्य पोर्टल जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा हाल ही में द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया गया। बताइएगा, 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार देने का प्रावधान मतलब मंजूरी दी गई है? या 70 वीरता पुरस्कारों को देने की मंजूरी दी गई है 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बताइएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने पहली रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? या अग्नि प्राइम का किया? हाल ही में डीआरडीओ ने पहली रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का किया। और बताइएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। बताइएगा, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध जो है वह किससे हो जाएगा? पीएमओ ऑफिस से संबंधित हो जाएगा। सेवा तीर्थ का संबंध किससे हो जाएगा? पीएमओ ऑफिस से हो जाएगा इसका संबंध। बताइएगा, हाल ही में हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? यह जूडो में हो जाएगी। हाल ही में हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय हो जाएंगी? यह जूडो खेल से संबंधित हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में मिग-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। हाल ही में मिग-21 विमान के सेवा विमुक्त होने का समारोह जो है वह कहाँ किया गया था? चंडीगढ़ में किया गया था। और भारत का पहला शहर जिसे झुग्गी मुक्त घोषित किया गया यह चंडीगढ़ हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? यह बिहार हो जाएगा। और बताइएगा, गोकुल जलाशय बिहार के किस जिले में हो जाएगा? बक्सर जिले में हो जाएगा। और उदयपुर किस जिले में हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? यह पश्चिमी चंपारण ही हो जाएगा। और बताइएगा, राम आर्द्र भूमि दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई। और विश्व का पहला आर्द्र भूमि स्थल कौन सा था? कोबर्ग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोबर्ग। विश्व का पहला आर्द्र भूमि स्थल कौन हो जाएगा? कोबर्ग हो जाएगा। बताइएगा, भारत में पहली विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह चेन्नई में किया गया था। भारत में पहली विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। बताइएगा, कांच कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था? आयोजन यह कोलकाता में हुआ था। ग्लास कांग्रेस या कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। बताइएगा, हाल ही में नेशनल वीमेंस डे 2026 कब मनाया गया है? यह 13 फरवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया गया है? 13 फरवरी को मनाया गया। और बताइएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किनकी जयंती पे मनाया जाता है? सरोजनी नायडू की जयंती पे मनाया जाता है। और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू ही हो जाएंगी। और किस राज्य की राज्यपाल नियुक्त हुई थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई थी। बताएगा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा,
हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? या मिशेल डोहार्टी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मिशेल डोहार्टी। हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन हो गई हैं? मिशेल डोहार्टी हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? या कांडला गुजरात में हो जाएगा। कांडला और गोरखपुर दोनों में जगह हुआ है। पहला कांडला, दूसरा गोरखपुर में हुआ है। बताइएगा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था 2025 में? यह एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। बताइए COP 31 का आयोजन कहाँ होगा? या तुर्की में होगा। तुर्की में होगा। COP 31 का आयोजन कहाँ होगा? तुर्की में होगा। बताइएगा 2025 में नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। बताइएगा हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचेवस्कोय क्रेसेनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? या रूस के कामचटका प्रायद्वीप में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रूस के कामचटका प्रायद्वीप में अवस्थित हो जाएगा क्लूचेवस्कोय एवं क्रेसेनिकोव ज्वालामुखी। बताइएगा हाल ही में फेसलेस GST आधारित के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। बताइएगा उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तीसरा त्रिपुरा और चौथा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और बताइएगा किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा कब दे दिया जाता है? जब उसकी साक्षरता दर 95% पूर्ण हो जाती है तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। बताइएगा हाल ही में महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम जो है वह किसने शुरू की थी? या केरल के द्वारा शुरू की गई थी। हाल ही में महिलाओं के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम किसने शुरू की थी? या केरल के द्वारा की गई थी। और अभी हाल फिलहाल में मासिक धर्म को किस अनुच्छेद के तहत अवकाश के तहत रखा गया? अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है। बताइएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 21 में ही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख। बताइएगा हाल ही में किस देश में स्थित क्रेसिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? यह रूस में संबंधित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रूस में। बताइएगा हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किन्होंने ग्रहण किया है? यह संजय वात्सायन के द्वारा ग्रहण किया गया। हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किन्होंने ग्रहण किया है? संजय वात्सायन के द्वारा ग्रहण किया गया। और नौसेना प्रमुख कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे नौसेना प्रमुख? दिनेश कुमार त्रिपाठी। उनका क्रम क्या हो जाएगा? 26वां क्रम हो जाएगा। थल सेना अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो 38वें क्रम के हो जाएंगे और वायुसेना अध्यक्ष 28वें क्रम के हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? या नितिन गडकरी को किया गया। हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को किया गया। बताइएगा हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर WHO IRCH कार्यशाला का कहाँ प्रारंभ हुआ है? या गाजियाबाद में प्रारंभ हुआ है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? या गाजियाबाद में हुई है। बताइए हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक प्रारंभ हुआ है। इस बीमारी का संबंध किससे हो जाएगा? जेनेटिक कम्यूटेशन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जेनेटिक कम्यूटेशन से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां चलाया था? या मणिपुर में चलाया था। कहां चलाया था? मणिपुर में चलाया था। और अभी हाल फिलहाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन निर्मित हुए? यामयाल खेमचंद हो जाएंगे। हाँ, यामयाल खेमचंद। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र जो है वह कहाँ हुआ है? या जमैका में हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहाँ हुआ है? या जमैका में। बताइएगा हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ से व्यापक तबाही मचाई है? या खीरगंगा नदी में हो जाएगी। खीरगंगा नदी में। और गांव था शायद आपका गौ से कुछ नाम है क्लियर करके। बताइएगा हाल ही में किसके विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन लाने के लिए नोटिस किया गया है? यह लोकसभा के विपक्षी नेता। हाल ही में किसके विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन लाने के लिए नोटिस किया गया है? यह लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी के विरुद्ध लाने के लिए किया गया। बताइएगा हाल ही में पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के लिए विजेता डॉक्टर एडेमेला एडेनेले का संबंध जो है वह किस देश से हो जाएगा? नाइजीरिया से हो जाएगा। किस देश से हो जाएगा? नाइजीरिया से। और WTO की अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? नोगोंजी ओगोंजो इबेला जो है वो भी नाइजीरिया देश की हो जाएंगी। बताइएगा
हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया था। इसकी लंबाई कितनी थी? 4.5 किलोमीटर। इसमें कितने इंजनों का प्रयोग किया गया था? 7 इंजनों का प्रयोग किया। हाँ, 7 इंजनों का प्रयोग किया गया था। बताइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? यह हैदराबाद में किया है। कहाँ किया है? हैदराबाद में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? हैदराबाद में किया। बताइए, हाल ही में मड वॉल्केनो का विस्फोट कहाँ हुआ है? मड वॉल्केनो का विस्फोट यह अंडमान द्वीप में हुआ है। कहाँ हुआ है? अंडमान द्वीप में मड वॉल्केनो का विस्फोट हुआ है। बताइएगा, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा बैंक हो जाएगा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को हाल ही में यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई के द्वारा मंजूरी मिली है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध किस व्यक्ति से हो जाएगा? डी वाई चंद्रचूड़ से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? डी वाई चंद्रचूड़ से संबंधित हो जाएगा। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसकी का विमोचन? यह एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एस जयशंकर के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। बताइएगा, हाल ही में भारत के कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बहरीन में हो जाएगा। हाल ही में भारत के कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बहरीन में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा जो असफल प्रयोग रहा था, वो कहाँ रहा था? राजस्थान जयपुर में रहा था। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया था? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, हाल ही में टाटा ग्रुप कंपनी नाल्को ने भारत में वन वेव लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेलसट के साथ भागीदारी की है? यह फ्रांस के। हाल ही में टाटा ग्रुप कंपनी नाल्को ने भारत के वन वेव लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेलसट के साथ भागीदारी की है? यह फ्रांस के साथ की है। बताइएगा, हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हाल ही में संसद में पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी कंपनी हो जाएगी? HZL हो जाएगी। कौन हो जाएगी? HZL। हाँ, बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही तुलबुल निवेशन प्रोजेक्ट का संबंध किससे हो जाएगा? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे हो जाएगी। तुलबुल परियोजना किस नदी पे हो जाएगी? झेलम नदी में हो जाएगी। बताइए, नाप्ता झाकरी जो है किस नदी पे हो जाएगी? सतलुज नदी पे हो जाएगी। नाप्ता झाकरी किस नदी पे हो जाएगी? सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी नाप्ता झाकरी। बताइएगा, बगलीहार परियोजना किस नदी पे हो जाएगी? यह चेनाब नदी पे हो जाएगी। बगलीहार परियोजना किस नदी पे हो जाएगी? चेनाब नदी पे हो जाएगी। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे हो जाएगी? चिनाब नदी पे हो जाएगी। सलाल किस पे हो जाएगा? सलाल डैम या चिनाब नदी पे हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के लिए कितने बजट की घोषणा की है? यह 1 लाख करोड़ की है। कितने बजट की घोषणा की है? 1 लाख करोड़ की घोषणा की है। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन से मिशन का शुभारंभ किया है? या सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया। किसका शुभारंभ किया है? सुदर्शन चक्र का। स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए मिशन का प्रारंभ किया है सुदर्शन चक्र। बताइए, भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा? यह यूके उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा? उत्तराखंड में करेगा। बताइएगा, हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने लॉन्च किया है? या नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने लॉन्च किया है? नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया। नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश था? स्वीडन हो जाएगा। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। बताए, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। और नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? यह चीन में हुआ है। हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। बताइए, हाल ही में
किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? यह दुबई के द्वारा किया, यूएई के द्वारा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? यह दुबई के द्वारा किया गया। बताइएगा हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया। तो साथियों, आज का करंट अफेयर से जो भी बनने वाला था उसका डिस्कशन के माध्यम से समाप्ति कर दी गई है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा इजारेदारी प्रथा की स्थापना किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने की थी? यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। इजारेदारी प्रथा की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और मुगल सम्राटों में किस मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? यह जहादर शाह के द्वारा की गई थी। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जहादर शाह के द्वारा। और बंगाल के किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में की गई थी। बताइएगा हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किस व्यक्ति को विधवा मुन्नी बेगम को हटाकर नवाब का संरक्षक नियुक्त किया था? यह मीर जाफर। किसको किया था? मीर जाफर को विधवा मुन्नी बेगम की का संरक्षण से हटाकर मीर जाफर के संरक्षण में बंगाल के नवाब को रखा गया था। बताइएगा मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? अ कॉड ऑफ जेंटुलाज के नाम से किया गया। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस पुस्तक के नाम से किया गया? ए कॉड ऑफ जेंटुलाज। और इसका अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1776 में। बताइएगा भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किया गया था। बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद 1779 में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यह विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह विलियम जोन्स के द्वारा ही 1784 में की गई थी। और बताइएगा 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? यह 1823 में हुई थी। कब हुई थी? 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना लंदन में हुई थी। बताइएगा किस बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए के वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया गया था? या वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही बंद करवा दिया गया था। किसके द्वारा बंद करवा दिया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही बंद करवा दिया था। बताइएगा द्वैध प्रणाली को किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंद कर दिया गया था? या वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही बंद कर दिया गया था। प्रांतों को छोड़कर राज्यों में चला गया, संघ में चला गया था। प्रांत के द्वैध शासन को बंद कर दिया। बताइएगा किस बंगाली गवर्नर जनरल के समय में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और जेम्स ऑगस्टस ही किसकी स्थापना किए थे द बंगाल गजट की? बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1772 के द्वारा कब जो है बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1774 में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। बताइएगा इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन निर्मित हुए थे? सर एलिजा इम्पे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर एलिजा इम्पे हो जाएंगे। बताइएगा सर एलिजा इम्पे ने कब इस्तीफा दे दिया था? 1782 में इस्तीफा दे दिया था। और बताइएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह कब हुआ था? 1775 से 82 के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 के मध्य हुआ था। और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ था? सालाबाई की संधि के तहत यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था। बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह कब हुआ था? 1767 से 69 के मध्य हुआ था। और किस संधि के तहत? द्वितीय 80 मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। और दूसरा 80 से 84 के मध्य हुआ था। और यह मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 90 से 92 के मध्य हुआ था। 1790 से 92 के मध्य हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चौथे में टीपू सुल्तान की कहानी खत्म हो गई थी 1799 के आंग्ल मैसूर युद्ध में। बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह किस बंगाली गवर्नर जनरल के कार्यकाल में समाप्त हुआ था? समय में ही पारित हुआ था। या वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1784 में पारित हुआ था। बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में किसने जो है कौन सी व्यवस्था लागू कर दी गई थी?
कौन सी व्यवस्था लागू कर दी गई थी? यह डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था यानी दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा। और व्यापारिक कौन देखते थे? डायरेक्टर देखते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे व्यापारिक मामले देखते थे और कंट्रोलर जो थे वह शासन को देखते, राजनीतिक मामलों को देखते थे। बताइएगा, हेस्टिंगस ने संपूर्ण लगान के हिसाब को देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। इस पद पर आने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? राजवल्लभ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजवल्लभ, जो दुर्लभ राय के पुत्र हो जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंगस ने संपूर्ण लगान के हिसाब के लिए एक भारतीय अधिकारी राज रायन की नियुक्ति की थी। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजवल्लभ हो जाएंगे। और ये किसके पुत्र थे? दुर्लभ राय के पुत्र थे। बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंगस जो है 1785 में इंग्लैंड पहुंचे थे, तो किस व्यक्ति के द्वारा उन पर बंगाल में सही ढंग से शासन न चलाने के आरोप में महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? ये एडमंड बर्के के द्वारा याचना पे चलाया गया था। एडमंड बर्के के याचना पर उन पर मुकदमा चलाया गया था। बताइएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वह किस वायसराय से संबंधित है? या वॉरेन हेस्टिंगस से संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस वायसराय से संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंगस से संबंधित है। बताइएगा, किस वायसराय के कार्यकाल में जिले के समस्त अधिकार जो थे वह कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हो जाएगा। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हो जाएगा। बताइएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत कब की थी? दरोगा प्रणाली की, यह 1792 में की थी। कब की थी? 1792 में दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। और कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया था, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे क्या था? आधारित हो जाएगा। बताइएगा, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार जो था वह प्राप्त, जो पुलिस अधिकार जिनको किसको प्राप्त था, जिससे स्थानांतरित करके पुलिस कर्मचारियों को दे दिया गया था? या जमींदारों को प्राप्त था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार जो जमींदारों के पास था उसको स्थानांतरित करके किनको दे दिया गया था? पुलिस कर्मचारियों को दे दिया गया था। बताइएगा, किस वायसराय के शासनकाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? या लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही लगा दिया गया था। और पुलिसिया शासन सेवा की शुरुआत जो है वह किस वायसराय का कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही हुई थी। बताइएगा, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति जो है वह कब से लागू हो गई थी? या 1793 से लागू हो गई थी स्थायी बंदोबस्त की इस पद्धति। बताइएगा, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत कंपनी को देना होता था? 90% देना होता था। और कितना प्रतिशत स्वयं के पास रखते थे? 10% अपने पास रखते थे। बताइएगा, स्थायी बंदोबस्त की योजना जो थी वह किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई थी? यह सर जॉन सोर के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली योजना बनाई गई थी। और बताइएगा, सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त जो था वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू हुआ था। इसमें जमींदार जो थे वो भू राजस्व की दर तय करने के लिए क्या थे? स्वतंत्र थे। क्या थे? स्वतंत्र थे। और जितना अधिक जो यानी बोली लगाता था उसको लगान प्राप्त करने का अधिकार उसी व्यक्ति को हो जाता था। बताइएगा, भू राजस्व वसूलने के अन्य दो नीतियां कौन कौन सी थी? रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी हो जाएगी। और रैयतवाड़ी कितने प्रतिशत भूभाग पे आधारित संग्रहित था? 51% पे रैयतवाड़ी हो जाए। महलवाड़ी कितने प्रतिशत पे था? 30% पे हो जाएगा। महलवाड़ी कितने प्रतिशत पे था? 30% पे था। और महलवाड़ी योजना के योजनाकार कौन हो जाएंगे? हॉल्ट मैकेंजी हो जाएंगे। महलवाड़ी के कौन हो जाएंगे? हॉल्ट मैकेंजी हो जाएंगे। और बताइएगा, रैयतवाड़ी के कौन हो जाएंगे? कर्नल रीड और टॉम्स मुनरो हो जाएंगे। कर्नल रीड और टॉम्स मुनरो हो जाएंगे। और जमींदारी कितने प्रतिशत भूभाग पे आधारित थी? 19% पे प्रभावी थी। और इसके योजनाकार कौन हो जाएंगे जमींदारी प्रथा के? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर हो जाएंगे। तो साथियों, हिस्ट्री के माध्यम से जो भी होमवर्क था लुसेंट सीरीज का वो समाप्त कर दिया गया डिस्कशन के माध्यम से। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, पारादीप बंदरगाह जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? या उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। बताइएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह का पूर्ववर्ती नाम कौन सा बंदरगाह था? बीओ चिदम्बर, चिंदबार हो जाएगा। बीओ चिंदबार
बंदरगाह हो जाएगा। बीओ चिंदवार, तूतीकोरिन का पूर्ववर्ती नाम क्या हो जाएगा? बीओ चिंदवार हो जाएगा। बताइएगा कांडला बंदरगाह जो है वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। और इसको किसका ज्वारीय बंदरगाह तो है, और किसका भार कम करने के लिए इसको बनाया गया था? मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए कांडला बंदरगाह को बनाया गया था। और कांडला बंदरगाह का पूर्ववर्ती नाम क्या हो जाएगा? दीनदयाल पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीनदयाल पतन हो जाएगा। बताइएगा और अभी वर्तमान में नावाशोवा बंदरगाह जो मुंबई में स्थित है, इसका पूर्ववर्ती नाम क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। नावाशोवा का पूर्ववर्ती नाम क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। बताएगा न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है वह किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। बताए एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? या तमिलनाडु में हो जाएगा। एन्नौर किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? बी आर चिंदावर बंदरगाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आर चिंदावर। बताइएगा मुंद्रा बंदरगाह जो है वह भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। वह किस राज्य में स्थित है? मुंद्रा बंदरगाह यह गुजरात राज्य में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गुजरात राज्य के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास हो जाएगा मुंद्रा बंदरगाह। बताइएगा विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? या 25 से 30% हो जाएगा। विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 25 से 30% हो जाएगी। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना कहाँ हो जाएगा? अलांग सोसिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अलांग सोसिया में विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना हो जाएगा। और बताइएगा दाहेज बंदरगाह जो है वह किस राज्य में स्थित है? या गुजरात राज्य में हो जाएगा। जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया। दाहेज बंदरगाह को कौन सा नाम दिया गया है? रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया। बताइए भारत का पहला रोरो फेरी सेवा जो है वह कहां से कहां तक चली थी? यह भावनगर के घोघा से लेकर दक्षिणी गुजरात के दाहेज के बीच चली थी। और इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। और रोरो फेरी क्या हो जाएगा? सामान लादना, गाड़ी सहित दूसरी दूरियों को कम करने के लिए रोरो फेरी बताइएगा भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? यह धारा 246 हो जाएगा। कौन सी धारा हो जाएगी? धारा 246 हो जाएगी। बताइएगा जनगणना जो है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में अंकित है। बताइएगा जनगणना संगठन जो है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? जनगणना आयुक्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जनगणना आयुक्त। जैसे भारत का महापंजीयक कहा जाता है। बताइएगा 2011 की जनगणना जो थी वह क्या जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं हो जाएगी। और इसे कहेगा तो 15वीं जनगणना हो जाएगी। स्वतंत्र भारत की 2011 क्या जनगणना थी? 7वीं जनगणना हो जाएगी। बताइएगा सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना जो है की स्वीकृति प्रदान की थी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 का शुभांकर क्या था? परगणक शिक्षिका हो जाएगी। जनगणना 2011 का शुभांकर क्या हो जाएगा? परगणक शिक्षिका हो जाएगी। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा। बताइएगा भारत में जनगणना की शुरुआत जो है वह किस वायसराय के समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और इन्हीं की हत्या चाकू घोंप कर दिया था कोई व्यक्ति। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। बताइएगा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वह कब से हुई है? 1881 से हुई है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। बताइए 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लाउडेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू प्लाउडेन हो जाएंगे। और 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सी चंद्रमौली हो जाएंगे। और बताइएगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्य गोपाला स्वामी हो जाएंगे। बताइए आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम
व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को जाता है। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? यह स्वीडन देश को जाता है। बताइएगा दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है वह अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? 1790 में हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब हुई थी? 1790 में हुई थी। बताइए इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? 1801 से हुई है। इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? 1801 से हुई है। और अमेरिका में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? 1790 से हुई है। बताइएगा 1838 में जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को किस व्यक्ति ने प्रकाशित किया था? पियरे फ्रांकोइस बेरहुल्स्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पियरे फ्रांकोइस बेरहुल्स्ट के द्वारा किया गया था। बताइएगा जनसंख्या घनत्व जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। और बताइएगा भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है दर सबसे अधिक है? अपना बिहार के सबसे अधिक है। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ना दे, सीधे पूछ ले किस जगह का, तो दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली का हो जाएगा। तो साथियों ज्योग्राफी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। यही होगा। बताइएगा जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को क्या करता है? प्रतिवेदन भेजकर राज्य में क्या करता है? शासन की मांग करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति शासन की मांग करता है। और इसी को क्या कहा गया है? राष्ट्रपति शासन कहा गया है। बताइए संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है? भाग 6 में उल्लेखित हो जाएगा। संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का उल्लेख हो जाएगा? भाग 6 में हो जाएगा। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक के मध्य हो जाएगा। बताइएगा राज्यों के विधानमंडलों का गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 168 में हो जाएगा। राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 168 में उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहां एक का नाम क्या रखता है? विधान परिषद, और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। और यहाँ जहां केवल एक सदन है उसका नाम क्या होगा? विधानसभा होगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार आधारित नहीं किया जाता तब तक ऐसे होंगे कि दूसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा? विनिर्दिष्ट कर दिया जाएगा। सांसद वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में हो जाएगा? दूसरी अनुसूची में उल्लेखित हो जाएगा। और शपथ का तीसरी में हो जाएगा। शपथ का किस में हो जाएगा? तीसरी में हो जाएगा। बताइएगा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 169 में हो जाएगा। किसी भी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 169 में उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा विधान परिषद जो है वह कहाँ का उच्च सदन होता है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद जो होता है वह कहाँ का उच्च सदन होता है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है? यह 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और इसका लोप भी करना होगा तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। बताइएगा वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? यह 6 राज्यों में हो जाएगा। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? यह 6 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएंगे। इसमें बताइएगा आंध्र प्रदेश में कितने विधान परिषद की सीटें आवंटित है? 58 हो जाएगी। और बिहार में 75 हो जाएगी। महाराष्ट्र में 78 और बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78 और आंध्र प्रदेश में 58 हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में 100। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। कर्नाटक में कितनी हो जाएगी? 75। बिहार और कर्नाटक में 75 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में 58, महाराष्ट्र में 78 और उत्तर प्रदेश में 100 हो जाएगी। तेलंगाना में विधान परिषद की कितनी सीटें हो जाएंगी? 40 हो जाएगी। बताइएगा विधान परिषद के सदस्यों की
कुल संख्या कितनी से कम नहीं होनी चाहिए? 40 से कम नहीं होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 171 में उल्लेखित है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 171 में उल्लेखित है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। बताइएगा लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। बताइएगा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। बताइएगा विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कितने विधान परिषद के सदस्यों का 10 जो है इसमें अधिक हो और गुणपूर्ति होगी, या 10 या 1/10 होना चाहिए। विधान परिषद अपने सदस्यों में से कितने को क्रमशः सभापति और उपसभापति नियुक्त करती है? या 2 व्यक्तियों को, एक को सभापति और एक को उपसभापति नियुक्त करती है। बताइए सभापति और उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 186 में हो जाएगा। सभापति और उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 186 में हो जाएगा। बताइए विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि इससे पूर्व इसको विघटित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं। बताइएगा विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? या राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किस व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। बताइएगा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने से न्यूनतम सदस्य नहीं होने चाहिए? 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से अधिक नहीं होने चाहिए। जिसमें अपवाद कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? गोवा, मिजोरम और सिक्किम हो जाएंगे। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? गोवा, मिजोरम और सिक्किम हो जाएंगे। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ आवंटित है? उत्तर प्रदेश में 403 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 403 सीटें हो जाएंगी। और बिहार में कितनी है? 243। विधानसभा की कितनी सीटें आवंटित है? 243 हो जाएगी। बताइएगा विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? जो इनकी बैठकों का संचालन करता है, या सदन को ही प्राप्त होता है? किसको प्राप्त होता है? सदन को ही प्राप्त होता है। जब किसी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो उस समय वह सदन की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब किसी अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय उस सदन की बैठक करने के लिए उस व्यक्ति को अध्यक्ष के तौर पर नहीं बैठ सकते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक माना जाए इसका विचार कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर प्रेम कुमार हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी का होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा गया है? कॉस्मोलॉजी कहा गया। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा गया है? कॉस्मोलॉजी कहा गया है। बताइए ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत दिया गया। यह किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? जॉर्ज एब लेमेंटियर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज एब लेमेंटियर के द्वारा दिया गया। बताइएगा ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रक्षेपण जिसे क्या कहा जाता है आधारित है? या अवरक्त विस्थापन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अवरक्त विस्थापन हो जाएगा। बताइएगा अवरक्त विस्थापन के आधार पर 1929 में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए किस व्यक्ति ने ब्रह्मांड में होने वाला प्रसार की पुष्टि की थी? यह एडविन हब्बल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एडविन हब्बल के द्वारा की गई थी। बताइएगा कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग भी दूरी d के समानुपाती होता है। और v बराबर क्या हो जाएगा? hd हो जाएगा। क्या हो जाएगा? hd हो जाएगा। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसको कौन सा ब्रह्मांड कहा गया है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा गया। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसको कौन सा ब्रह्मांड कहा गया है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा गया। बताइएगा पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूह में आकृति की कल्पना की थी, उनको विशिष्ट नाम दिए थे। तारों के किसी ऐसे समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। आकाश में कुल कितने तारामंडल स्थित है? 89 हो जाएंगे। आकाश में कुल कितने
तारामंडल हो जाएंगे? 89 तारामंडल हो जाएंगे। इन सब में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेंटोरस। आकाश में कितने तारामंडल उपलब्ध है? 89। और इन सब में सबसे बड़ा तारामंडल कौन हो जाएगा? सेंटोरस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेंटोरस। और इसमें कितने तारे हैं? 94 तारे हो जाएंगे। सेंटोरस में कितने तारे हो जाएंगे? 94 तारे हो जाएंगे। और सब बृहद सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिनमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे जो आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः क्या कहलाता है? बिग डिप्लर या बृहद सप्तर्षि कहलाता है। क्या कहलाता है? बृहद सप्तर्षि या बिग डिप्लर कहलाता है। बताइएगा, तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडल में से एक है। इनमें 7 चमकीले तारे हैं, जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति के बने हुए प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के कोने पर सबसे विशाल तरंगों में एक बीटलगीज नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर कौन सा तारा, चमकदार तारा स्थित है? यह रीगेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रीगेल। पहले एक कोने पर बीटलगीज और दूसरे पर रीगेल हो जाएगा। बताइएगा, तारे 3 रंग के होते हैं। कौन कौन रंग के हो जाएंगे? लाल, सफेद और नीला हो जाएगा। कौन कौन रंग के हो जाएंगे? लाल, सफेद और नीला। और बताइएगा, इन तीनों रंगों में, लाल, सफेद और नीले में सबसे उच्च पृष्ठ ताप वाला कौन सा हो जाएगा? यह नीला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अत्यधिक उच्च पृष्ठ ताप वाला। और उच्च पृष्ठ ताप वाला कौन हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। और सबसे कम ताप अपेक्षाकृत निम्न पृष्ठ ताप वाला कौन सा हो जाएगा? लाल रंग का तारा हो जाएगा। बताइएगा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा तारा हो जाएगा? प्रैक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रैक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 4.22 प्रकाश वर्ष हो जाएगी। प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितनी हो जाएगी? 4.22 प्रकाश वर्ष हो जाएगी। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.46 गुने 10 में पावर 15 मीटर या 12 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा, तारों के निर्माण का कच्चा माल जो है वह कौन कौन सी गैसें होती है? हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगी। बताइएगा, अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा जो है वह किस प्रवस्था में रहता है? लाल दानव प्रवस्था में प्रवेश करता है। किस प्रवस्था में प्रवेश करता है? लाल दानव प्रवस्था में प्रवेश करता है। तारे का जीवन चक्र जो है वह आकाशगंगा में कौन कौन सी गैसों के संघनन से प्रारंभ हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन से प्रारंभ हुआ है, जो अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। इन बादलों को कौन सा बादल कहा जाता है? ऊर्ट क्लाउड्स, यानी ऊर्ट बादल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ट बादल कहा जाता है। इन बादलों का तापमान कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्ट बादलों का तापमान कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। और जब बादल का आकार काफी बड़ा हो जाता है, तब तो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। और यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? आदि तारा कहलाता है। तो साथियों, फिजिक्स के लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था होमवर्क सीरीज में, वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, डेल आयरन जो है वो किस देश की संसद का नाम है? या आयरलैंड की हो जाएगी। डेल आयरन किस देश की संसद का नाम हो जाएगा? आयरलैंड की हो जाएगी। बताइए, दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? या मलेशिया की हो जाएगी। दीवान नगारा कहाँ की हो जाएगी? मलेशिया की हो जाएगी। बताइए, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ईरान की संसद का नाम हो जाएगा। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ईरान की संसद का नाम हो जाएगा। बताइएगा, रिक्स डॉग जो हो जाएगी वह किस देश की संसद का नाम है? या स्वीडन की हो जाएगी। रिक्स डॉग कहाँ की संसद की नाम हो जाएगी? स्वीडन की संसद का नाम हो जाएगी। बताइए, स्टोर्टिंग जो है वह किस देश की संसद का नाम है? नॉर्वे की हो जाएगी। स्टोर्टिंग कहाँ की संसद का नाम हो जाएगा? नॉर्वे की। और तोसंगड़ू कहाँ की हो जाएगी? भूटान की हो जाएगी। और भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी यानी आर्चरी हो जाएगा। बताइएगा, सोजिम किस देश की संसद का नाम है? या पोलैंड की संसद का नाम है। सोजिम किस देश की संसद का नाम है? पोलैंड की संसद का नाम हो जाएगा। बताइएगा, फॉल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है? या डेनमार्क की हो जाएगा। फॉल्केटिंग किस देश की संसद का नाम हो जाएगा? डेनमार्क की संसद का नाम हो जाएगा। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति किस व्यक्ति ने प्रदान किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की। और बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र के संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या स्थापना के समय कितनी थी? 51 हो जाएगी। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की देश की संख्या कितनी थी? 51 हो जाएगी। बताइएगा,
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 हो जाएगी। और 193वां देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान हो जाएगी। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सूबा सूबा हो जाएगी। जुबा जुबा फिजी के सूबा हो जाएगा, दक्षिणी सूडान के जुबा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यह न्यूयॉर्क में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और बताइएगा संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, इसका भवन जो है वह कितने मंजिले का है? 39 मंजिले का हो जाएगा। 17 एकड़ में तो स्थापित है, 39 मंजिले का इसका भवन हो जाएगा यूएनओ का। बताइएगा किस व्यक्ति के द्वारा यूएनओ को 17 एकड़ भूमि दान में दी गई थी? जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा जमीन दान में दी गई थी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? यह 1952 में बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था? 1952 में तैयार हुआ था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? अक्टूबर 1952 में ही इसकी पहली बैठक आयोजित हुई थी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र की संघ की कार्यकारी भाषाएं कितनी कौन कौन सी है? यह अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी। और अन्य भाषाएं जो राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त है कौन कौन सी हो जाएगी? चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश हो जाएगी। 4 अन्य भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश हो जाएगी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने, उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? यह महासभा की हो जाती है। किसकी हो जाती है? महासभा की होती है। और 80वें महासभा की बैठक जो हुई है उसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई? एना लेना बोरवेक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की? ये जर्मनी की एना लेना बोरवेक के द्वारा की गई है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हो जाएंगे। और बताइएगा संयुक्त राष्ट्र के संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। बताइए विश्व की लघु संसद किसे कहा गया है? महासभा को कहा गया है। विश्व की लघु संसद किसे कहा गया है? महासभा को कहा गया है। बताइएगा प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत महासभा के एक नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों तथा महासभा के 7 मुख्य समिति के अध्यक्षों का चुनाव करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा अंग हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का क्या कहा गया है? पुलिसमैन कहा गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। वो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो जाएगा। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, यह 5 स्थायी सदस्य देश हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई हो जाएंगे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई हो जाएंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। और अभी हाल फिलहाल में एक उपग्रह लॉन्च किया गया ब्लू बर्ड, इसरो के अमेरिका की AST कंपनी है, उसी के संयोग से किया गया। और यह किस लक्ष्य से किया गया है? यह 4G किस मतलब उद्देश्य से किया गया? किस उद्देश्य के लिए किया गया है? यह 4G एवं 5G से मोबाइल सेवाओं को बेहतर नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। बताइएगा FTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइबर टू द प्रीमिसेस हो जाएगा। FTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइबर टू द प्रीमिसेस। एकला चले रे गीत को किस व्यक्ति ने लिखा था? यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। एकला चलो गीत किसके द्वारा लिखा गया था? RNT के द्वारा लिखा गया था। और कवि गुरु किन्हें कहा गया है? RNT को ही कहा गया। और बताइएगा राष्ट्रीय कवि कौन है? किन्हें राष्ट्र कवि की उपमा दी गई है? रामधारी सिंह दिनकर को दी गई। और उर्वशी किन की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। बताइएगा भूटिया जनजाति जो है वह कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। और यह गर्मी के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में चली जाती है और सर्दी के दिनों में प्रवास करके मैदानी क्षेत्रों में चली जाती है। हाँ उत्तराखंड है और सिक्किम में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में होगा। बताइएगा आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मैंगिफेरा इंडिका हो जाएगा। और बताइएगा अल्फांसो किस किस्म हो जाएगी? आम की किस्म ही हो जाएगी। और बताइएगा नियाग्रा जलप्रपात जो है वह किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? USA और कनाडा की हो जाएगी। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर? USA और कनाडा हो जाएगी। बताइएगा केंद्र और राज्य के बीच
विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में उल्लेखित है? या 7वीं अनुसूची में उल्लेखित हो जाएगा। बताइएगा संसद का उच्च सदन किसे कहा गया है? राज्यसभा को कहा गया। संसद का उच्च सदन किसे कहा गया? राज्यसभा को कहा गया। और निम्न सदन किसे कहा गया? लोकसभा को कहा गया। बताइएगा इग्नाइटेड माइंड पुस्तक जो है वो किसकी हो जाएगी? एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाएगी। इग्नाइटेड माइंड किसकी पुस्तक हो जाएगी? एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाएगी। और विंग्स ऑफ फायर किनकी हो जाएगी? एपीजे अब्दुल कलाम की ही हो जाएगी, विंग्स ऑफ फायर। बताइएगा शारदा एक्ट जो है वह किससे संबंधित था? यह बाल विवाह से संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह से संबंधित था। इसमें लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष, 14-18, पुरुषों के मतलब लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। बताइएगा बल का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। बताइए द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। द्विनाम पद्धति के जनक कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। बताइएगा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? यह अनुच्छेद 32 एवं 226 में वर्णित किया गया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? 32 एवं 226 में अनुच्छेद वर्णित किया गया। बताइएगा यूएनए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह त्रिगवेली हो जाएंगे। यूएनए के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? त्रिगवेली हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया? 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा एक सूत्र दिया गया था, E बराबर क्या था? mc² दिया गया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन को कब नोबेल प्राइज दिया गया था? 1921 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया जाता है। बताइएगा पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। नायलॉन हो जाएगा। हाँ। बताइएगा अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा गया? सोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा गया। बताइए ONGC का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वर्तमान पहले देहरादून था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन हो जाएंगे? A.O. ह्यूम हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? W.C. बनर्जी। और सर्वाधिक दिनों तक महासचिव रहे थे A.O. ह्यूम। 1885 से लेकर 1906 तक रहे थे। बताइए कल्पना चावला की मृत्यु जो है वह किस अंतरिक्ष यान में 2003 में हो गई थी? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से हो गई थी। किस अंतरिक्ष यान से हो गई थी? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से हो गई थी। बताइएगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। बताइएगा मधुबनी पेंटिंग जो है किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगी। एक लोक कला हो जाएगी मधुबनी पेंटिंग जो बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई कब युद्ध स्थल में शहीद हो गई थी? ये 1858 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1858 में। और क्रांतिकारियों में इकलौती मर्द इनको किनके द्वारा कहा गया था? हीरोज के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? हीरोज के द्वारा। बताइएगा फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4 होती है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4 होती है। बताइएगा एजेंडा 21 जो है वह किस सम्मेलन से संबंधित है? रियो शिखर सम्मेलन 1932 पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा सब्जी फूल और फल बागवानी जो है वह किस के अंतर्गत आता है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। बताइएगा जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बताइएगा कालबेलिया नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। बताइए ओरांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम में हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक राइनोसोरस यानी गेंडे जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? असम में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर सैटेलाइट बताइएगा भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया था? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था के। बताइएगा अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि लागू होने के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। और कौन सा वाइस गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर करता था? वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर करता था। बताइए साइमन कमीशन का भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 27 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति हुई थी। 7, 8, 9, 27 बोल दिए। 7 नवंबर हो जाएगा। 7 नवंबर 1928 9 नवंबर 1927। बताइएगा रत्नावली की रचना
किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। बताइएगा उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी। उपसौर 3 जनवरी, हाँ 3 जनवरी। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। और उपसौर में जो होता है सूर्य पृथ्वी के निकटतम स्थिति पे होता है, और अपसौर में वृद्धतम दूरी पे होता है। वृद्धतम दूरी पे कब होता है? अपसौर में, और उपसौर में न्यूनतम दूरी पे होता है। बताइएगा मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। बताइएगा भारत का समय मानक समय से कितना मिनट आगे है? 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। कितना समय आगे हो जाएगा भारत का मानक समय? 5.5 घंटे हो जाएगा। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन महेश बनवाल द्वारा जो रचित है उसी का एनसीईआरटी का सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की निर्मित होती है। बताइए मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फोन की बैटरी एवं लैपटॉप की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और बिना बुझा हुआ चूना भी कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बुझे हुए चूने का सूत्र हो जाएगा। बताइएगा परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा गया है? पोटेशियम कार्बोनेट को कहा गया। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा गया है? पोटेशियम कार्बोनेट को कहा गया। बताए जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के स्वरूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा केलामाइन जो है वह किस धातु का एस्क हो जाएगा? या जिंक का हो जाएगा। केलामाइन किसका हो जाएगा? जिंक का हो जाएगा। बताए विलेमाइट किसका हो जाएगा? यह भी जिंक का ही हो जाएगा। विलेमाइट किसका हो जाएगा? जिंक का हो जाएगा। बताइएगा लिमोनाइट जो है, लिमोनाइट या किस धातु का एस्क हो जाएगा? लिमोनाइट या लोहे का हो जाएगा। बताए सिडेराइट किसका हो जाएगा? लोहे का ही हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आयरन यानी लोहे का। बताए फेल्सपार जो है वो किसका एस्क हो जाएगा? अल्युमिनियम का हो जाएगा। कोरंडम किसका हो जाएगा? अल्युमिनियम का हो जाएगा। क्रायोलाइट किसका हो जाएगा? अल्युमिनियम का ही हो जाएगा। बताइएगा मैग्नेटाइट जो है वह किस धातु का एस्क हो जाएगा? मैग्नेटाइट बोल दी। मैग्नेटाइट लोहे का हो जाएगा। मैग्नाइट किसका हो जाएगा? मैग्नीज का हो जाएगा। मैग्नेटाइट लोहे का और मैग्नाइट हो जाएगा मैग्नीज का। मैग्नाइट। बताइएगा भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन हो जाएगा। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु अल्युमिनियम हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अल्युमिनियम हो जाएगी। बताइएगा किसको मूर्खों का सोना या झूठा सोना कहा गया? आयरन पायराइड को कहा गया। किसको कहा गया? आयरन पायराइड को कहा गया। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? FeS2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FeS2 आयरन पायराइड का सूत्र हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य बायो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन के द्वारा की गई थी। इसका नामकरण बेंडा किए थे। बताइएगा प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की निर्मित होती है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। बताए प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहा गया? राइबोसोम को कहा गया। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट के द्वारा की गई थी। किसके? जी पैलेट के द्वारा की गई थी राइबोसोम की खोज। बताइएगा मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है या पलिहा में पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है या पलिहा में पाई जाती है? बताइए किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं या छिपकली में पाए? बताइएगा जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है या कोशिका भित्ति हो जाएगी? जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति हो जाएगी। बताइएगा पीट पिंड कहाँ पाई जाती है?
यह और ओवरी में पाई जाती है। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? ओवरी में पाई जाती है। बताइएगा केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक हो जाएगा। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में हो जाएगा। बताइएगा किसे कोशिका का पाचन थैली कहा गया है? लाइसोसोम को कहा गया। किसे कोशिका का पाचन थैली कहा गया? लाइसोसोम को कहा गया। और आत्महत्या की थैली किसे कहा गया? लाइसोसोम को ही कहा गया है। बताइएगा मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में विभाजन नहीं होता है। और सबसे कम विभाजन कहाँ देखा गया है? मस्तिष्क में, वही तंत्रिका ही हो जाएगा। बताइएगा जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन के द्वारा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था। बताइएगा जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई को प्रभाव को छूता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रभावितता कहा जाता है। जब एक जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छूता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रभावितता कहा जाता है। बताइएगा कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? राइबोसोम हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 46 या 23 जोड़ी हो जाएगी। बताइएगा कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? या कैल्शियम हो जाएगा। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति का संरचना का घटक हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। बताइएगा सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा हो जाएगी। क्या कौन हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा हो जाएगी। बताइए किसने जीवन का भौतिक आधार माना गया है? जीव द्रव को माना गया है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना गया है। बताइएगा दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतुओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतुओं के माध्यम से होता है। बताइए किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? यह पोटेशियम हो जाएगा। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? यह पोटेशियम के एकत्रित होने से। बताइएगा किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? यह गोल्जी का है। इसकी खोज किसने की थी? कैमियो गोल्जी के द्वारा की गई थी। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है? गोल्जी काय को दी गई है। बताए प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की निर्मित होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी निर्मित होती है? लाइपोप्रोटीन की निर्मित होती है। बताइएगा कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। चकोर तो होती है और पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। बताइएगा विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हो जाएगा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हो जाएगी। बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु ओवम की हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु ओवम की होती है। बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। और बताइएगा पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है? कार्लेपो टेक्सीफोलिया हो जाएगी। कौन सी? कार्लेपो टेक्सीफोलिया हो जाएगी। बताइएगा मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? या प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है? मानव शरीर में किस कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में रुक जाती है? या प्रोटीन की कमी के कारण हो जाएगा। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किए गए हैं? यह हैदराबाद में लॉन्च किए गए। कहाँ किए गए? हैदराबाद में लॉन्च किए गए। बताइएगा ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश में पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया गया है? या चीन में लॉन्च किया गया? ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश में पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया गया है? या चीन में किया गया? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम। दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? या बार्सिलोना के द्वारा जीता गया। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? या बार्सिलोना के द्वारा जीता गया। बताएगा ईओस 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया था जो असफल रहा था? यह PSLV C61 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? PSLV C61 हो जाएगा। और ये क्या मिशन था इसरो का? 101वां हो जाएगा। 100वां NVS 02 था। NVS 02 100वां था और EOS 09 जो हो जाएगा वो आपका 101वां मिशन हो जाएगा। बताइए 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया था? अमेरिका में किया गया था। एक आध दूगो और
उल्टा पुल्टा काम किए थे, लेकिन दिक्कत हो गया था। बताइएगा जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संस्कृत। और 60वां किनको दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हो जाएंगे। बताइएगा 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन का मानद पालम डे और किसे मिला है? यह रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। किनको मिला है? रॉबर्ट डी नीरो को 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पालम डे और से मिला है। बताइएगा ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गया जी कर दिया गया। पता है सिक्किम ने 2025 में अपना कैवां स्थापना दिवस मनाया था? क्या 50वां हो जाएगा? कैवां 50? 1975 में इसका राज्य में गठित हुआ है और 2025 में यह 50वां स्थापना दिवस मनाया। बताया किस राज्य के अंकिता नामक पहली एआई एंकर न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? यह असम के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई एंकर लॉन्च की है? असम के द्वारा की गई। और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किस देश के द्वारा एआई मंत्री को नियुक्त किया गया था? डायला अल्बानिया देश के द्वारा किया गया था। बताए संघ लोक सेवा आयोग के न्यायाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय कुमार को किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के न्यायाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय कुमार को किया गया। और एसएससी के राधा कृष्णन कुछ करके गोपाल कृष्णन। हाँ बताइएगा भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? LR श्रीहरि हो जाएंगे। LR श्रीहरि हो जाएंगे। बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जो है वह किस टीम के द्वारा जीता गया था? या महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब किसने जीता था? महाराष्ट्र के द्वारा। बताए सरस्वती पुरस्कारलू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? यह तेलंगाना में मनाया। सरस्वती पुरस्कार करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? या तेलंगाना में मनाया गया। बताइएगा भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया है? या जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन शिवा कहां चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया था। बताइएगा किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्रूफ प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था? या बांग्लादेश से संबंधित हो जाएंगे। बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? या 15वां स्थान प्राप्त हुआ था, जहां पर बहुत कठिनाई है बिहार के एथलेटिकों के लिए। बताइएगा टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? यह मारियांगेला हंगरिया के द्वारा जीता गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मारियांगेला हंगरिया के द्वारा जीता गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेनाओं के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया। और कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान हो जाएंगे। तो साथियों आज की जो डिस्कशन की कड़ी थी वो यहीं पे समाप्त हो गई। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोग के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन थे? माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में अवश्य दीजिएगा। और हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है। इसे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को पूर्व में ही होमवर्क मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।